नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सोनू शुक्ला में। दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिकों के बारे में पढ़ते हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम आरबीआई के जो रेट हैं, जो वो हर 3 महीने बाद चेंज करता है, वो हम अभी फ़िलहाल पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात आप याद रखिए, मौद्रिक नीति जो होता है वो रिजर्व बैंक बनाता है। राजकोषीय नीति जो होती है सरकार बनाती है, आपको याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो बैंक दर है, बैंक दर इस समय 4.25% है और रेपो दर 4% है। देखिए, बैंक दर वह दर होती है जिस दर पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकाल के लिए ऋण देता है, और रेपो रेट वह रेट है जिस पर बैंकों को आरबीआई अल्पकाल के लिए ऋण देता है। उसके बाद हम देखते हैं, तो बैंक दर जो है वो 4.25% है और रेपो रेट जो है वो 4% है। इसके बाद हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। तो देखिए, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। देखिए, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट वे रेट है या वह रेट है जिस पर जब वाणिज्यिक बैंकों के पास पैसा ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो वो वापस आरबीआई को दे देते हैं, जिस पे आरबीआई उनको इंटरेस्ट देता है। तो वो रिवर्स रेपो रेट होती है 3.35%। देखिए, सीआरआर जो है वो 3% है। सीआरआर वह रेट होती है जिस रेट पर बैंकों को अपना कुल जमाओं का जैसे सीआरआर 3% अपनी कुल जमा का रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, वो सीआरआर कहलाता है। एसएलआर 18% है। एसएलआर का मतलब होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अर्थात बैंकों को रेट यानी कि 18% अपनी कुल जमाओं का इतना प्रतिशत स्वर्ण मुद्रा या सरकारी प्रतिभूतियों या नगद के रूप में उनको रखना पड़ता है अपने पास। एमएसएफ 4.25% है। एमएसएफ वह रेट है जिस रेट पर आरबीआई से एक रात के लिए पैसा लिया जा सकता है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे है नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसको हम बोलते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट या सिटीजन अमेंडमेंट बिल, जो 2019 में लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा से, ये आपको याद रखना है, ये डेट आ सकती है पेपर में, लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। इस बिल द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया तथा यह दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक 12 नवंबर 2019 को राष्ट्रपति के अनुमोदन हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया है, अर्थात अब यह एक कानून है। देखिए, इसमें जो बात की गई है, इस बिल के द्वारा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश के प्रताड़ित कुल 6 धार्मिक अल्पसंख्यक, आपको ये याद रखना है, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई तथा पारसी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। आगे देखते हैं। नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले शरणार्थी नागरिकता प्राप्त करने के लिए स्वीकार्य होंगे। ये आपको याद रखना है। अब 11, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अब आपको ये याद रखनी है, पेपर में पूछी जा सकती है। अब 11 साल के स्थान पर 5 साल भारत में रहने पर नागरिकता दी जाएगी। सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया था। संविधान के भाग 2 तथा अनुच्छेद, देखिए कभी कभार क्वेश्चन आता है, अक्सर आता रहता है कि संविधान का भाग 2 किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान का जो भाग 2 है वो नागरिकता से रिलेटेड है और ये 5 से 11 तक होता है। तो संविधान का भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है।
नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, 126वां संशोधन बिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं भारत के नए मानचित्र के बारे में। ये भी बहुत न्यूज़ में था, तो आपको याद रखना है। देखिए भारत का जो नया मानचित्र है वो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया, जिसमें 28 राज्य, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कितने राज्य, 28 राज्य, 29 नहीं, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, 7 नहीं 9 केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाया गया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ये मानचित्र जो है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इस नक्शे में पीओके के हिस्से को भी कश्मीर क्षेत्र में दर्शाया गया। पीओके अर्थात पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हिस्से को भी कश्मीर क्षेत्र में दर्शाया गया है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को 2 जिले कारगिल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कौन से 2 जिले बनाए गए हैं, तो कारगिल और लेह शामिल किए गए हैं। जबकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 22 जिले शामिल किए गए हैं, जिसमें पाक अधिकृत 2 जिले मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद शामिल हैं। ये आपको याद रखना है। एक गजट अधिसूचना में सरकार ने कारगिल के वर्तमान क्षेत्र को छोड़कर लेह जिलों के क्षेत्र गिलगिट वजारत, चिलास जनजातीय क्षेत्र एवं लेह और लद्दाख को भी संकलित किया है। देखिए अगला पढ़ते हैं। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के पश्चात 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। देखिए पहले ये 9 थे, देखिए सबसे पहले 7 थे, फिर 9 हुए और बाद में 26 जनवरी 2020 को ये अभी 8 हैं, फिलहाल 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है। दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव का विलय। देखिए जो सुरक्षा परिषद है उसमें 15 सदस्य होते हैं और ये यूएनओ का पार्ट है। किसका? यूएनओ। और यूएनओ कब बना था? 1945 में। ठीक है, यूएनओ 1945 में बना और ये यूएनओ का ही पार्ट है। चलिए दोबारा देखते हैं। यूएन सुरक्षा परिषद का नए स्थायी सदस्य जो है वो भारत बना है। देखिए भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केन्या। देखिए आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और केन्या की राजधानी नैरोबी है। ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये जो हैं भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केन्या, ये संयुक्त राष्ट्र परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य होंगे। देखिए इसमें होता क्या है, 5 जो होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। तो देखिए आप जो स्थायी सदस्य हैं वो हैं A, B, C, F और R, अर्थात अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया। तो ये जो हैं स्थायी सदस्य हैं और बाकी अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए चुनाव 17 व 18 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में किया गया। इसमें भारत निर्विरोध रूप से सुरक्षा परिषद हेतु चुना गया है। इनकी 2 वर्ष, देखिए होता क्या है, इनकी सदस्यता पूछी जाती है तो इनकी जो स्थायी सदस्यता है वो 2 वर्ष की होती है। 2 वर्ष की अस्थायी सदस्यता 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगी तथा 31 दिसंबर 2022 तक ये परिषद के सदस्य रहेंगे। पूछा जा सकता है कि भारत कौन सी भी बार बना है, तो भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है अस्थायी। भारत को 192 मतदान करने वाले देशों में से 184 मत मिले, ये आप याद रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। देखिए आगे जो बात हम कर रहे हैं वो है NRA, यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी।
देखिए, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी अर्थात नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को अपनी मंजूरी दी है। एनआरए का जो उद्देश्य है वो है नौकरी के लिए भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाना। देखिए, एनआरए में होगा क्या, एनआरए में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी और आरआरबी तथा आईबीपीएस के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के गठन के लिए 1517.57 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। एनआरए एक बहु एजेंसी निकाय होगी जो सामान्य योग्यता परीक्षा सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित कराने के लिए जिम्मेदार होगी। जो सीईटी का आयोजन है वो ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ग्रुप बी और सी गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने हेतु किया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। सीईटी में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए अंक परिणामों की घोषणा की तारीख 3 साल की अवधि, कितने साल की अवधि के लिए, 3 साल की अवधि के लिए मान्य होंगे। यानी कि आप एक बार पेपर देने के बाद अगर आप पास हो जाते हैं तो वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी, अर्थात आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन, उच्च माध्यमिक अर्थात 12वीं और मैट्रिक 10वीं पास वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से सीईटी का संचालन किया जाएगा। देखिए, सीईटी के अंक स्तर पर की गई श्रेणी के आधार पर भर्ती के लिए अंतिम चयन अलग अलग विशेष के, देखिए होगा क्या, पहला जो फर्स्ट टायर होता है वो तो सीईटी के द्वारा होगा और उसके बाद जो जैसे रेलवे, आईबीपीएस या इनको अपने जो टायर सेकंड हैं वो खुद कराने होंगे। आगे बढ़ते हैं। उम्मीदवारों के पास एक ही पोर्टल पर पंजीकृत होने की तथा परीक्षा केंद्र की अपनी पसंद व्यक्त करने की सुविधा होगी। देखिए, इम्पोर्टेंट जो है ये है सीईटी कितनी भाषाओं में होगा, तो सीईटी 12 भाषाओं में होगा, ये आपको याद रखना है। और दूसरा, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने एनआरए अर्थात नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए स्कोर के आधार पर अपने राज्य के युवाओं को नौकरी देने का निर्णय लिया है। तो आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने एनआरए स्कोर के आधार पर अपने राज्य के युवाओं को नौकरी देने का निर्णय लिया है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट था, आगे भी मैं ऐसे इम्पोर्टेंट लाता रहूँगा, तो आप देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।